हेलो गाइस, वेलकम टू विभा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जैसा कि आप लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट करा था। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके, अगर देखा जाए हर चैप्टर में, तो कोशिश हम यही करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को इनके चैप्टर्स जो हैं वो अपलोड कर सकें। बट ये एक काम आप सजेशन बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइए कि एक तरीका ये है कि हम साथ साथ आपको सॉल्व करके दिखाएं, जो कि अभी मैं इस वीडियो में करने वाली हूँ। और दूसरा तरीका ये है कि हम पहले से ही सॉल्व करके रखें और आपको सिर्फ समझाने का काम करें। किस तरीके की रिक्वायरमेंट आपकी है, वो रिक्वायरमेंट प्लीज आप कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि कुछ लोगों को ये जो एग्जाम्पलर्स हैं ये सिर्फ ऊपर ऊपर से रिव्यू करने हैं। तो आपको जो भी तरीका पसंद होगा हम वही तरीका आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद जो भी तरीका आपको पसंद हो कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज फिलहाल तो हम लोग आपके साथ ये शॉर्ट आंसर्स जो इसके अंदर गिवन है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर हमारे पास, लेट ए, आपको एक सेट गिवन है ABC एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन ए। रिलेशन आपको गिवन है AA BC AB। देन राइट minimum number of ordered pair to be added in relation to make relation reflexive and transitive। तो देखिए फिलहाल हमारे पास जो रिलेशन है, अगर हम रिलेशन को यहाँ पर मेंशन करें तो रिलेशन में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं। रिलेशन में हमारे पास है डियर AA एंड BC एंड AB। अब हमें पता है कि हमारे पास सेट गिवन है। अगर आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट डिराइव करें, हम जनरली समझाने के लिए एरो डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता है कि अगर हम यहां पर एरो डायग्राम का इस्तेमाल करें तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, A क्रॉस A, क्योंकि आपको पता है रिलेशन हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकलता है, यानी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा इस बात को। अब अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा होगा तो क्या रहा होगा, AA AB AC, BA BB BC, CA CB CC, यानी टोटल मिला के 9 एलिमेंट्स रहे होंगे A क्रॉस A में। अब वो आपको कह रहा है कि जो ये रिलेशन है इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें B, B और C, भी आया था, और अगर आपने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बनाना है तो आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, B, B और C, तो पक्का पक्का ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर ये रिफ्लेक्सिव बनेगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, AA है, BB और CC हमने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब एक और चीज आपने बोली है उसने कि ट्रांजिटिव भी करना है आपको। तो ट्रांजिटिव क्या होता है डियर, अगर आपके पास AB है BC है, राइट, अगर आपके पास A, B पेयर है, B, C पेयर है, तो फिर A, C पेयर भी आपके पास होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब एक और पेयर आपको ऐड करना पड़ेगा, दैट इज A, C। तो 3 ऑर्डर्ड पेयर इसमें अगर आप ऐड करते हैं तो जो ये रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दोनों बन जाता है। चलिए फटाफट से सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहता है लेट D बी द डोमेन ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन। फंक्शन आपको ये गिवन है √25 - x²। आपसे कहता है इसका डोमेन बता दीजिए। देखिए डोमेन सिंपल लैंग्वेज में क्या होता है, डोमेन होता है आप x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो जिससे रूट के अंदर नेगेटिव ना आए। आप देखिए ये आपके पास फंक्शन है और ये 25 - x²। अगर आपको याद हो तो 11th क्लास में भी आप इसे कर चुके हैं। तो बेसिकली डोमेन का क्या मतलब होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो डोमेन होती है x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y डिफाइंड हो, यानी y का आंसर निकल पाए, ऐसे x की वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है। मतलब आप x की वैल्यू क्या पुट करो जिससे y एक तो नॉट डिफाइंड ना आए और एक रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव भी डिफाइंड नंबर नहीं है ना, इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो। तो आपको ये बात क्लियर है कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब ये जो रूट के अंदर वैल्यू है दैट इज 25 - x², दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। अगर हम 25 को यहीं रखें तो हमारे पास ये आ रहा है कि जो x की वैल्यू होनी चाहिए उसका जो स्क्वायर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे नोक लगी हुई है, तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए इक्वल हो सकती है, छोटी हो सकती है 25 से, वो सारी x की वैल्यूज आपने लेनी है। तो जब भी हम डोमेन की बात करते हैं तो हम नंबर लाइन की बात करते हैं। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप x की वैल्यू -5 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -5 का जो स्क्वायर होगा वो 25 होगा। 25 में से 25 चले जाएंगे, 0 बचेगा, यानी y तो डिफाइंड है। इसी के बिल्कुल अपोजिट 5 भी, क्योंकि स्क्वायर है ना। लेकिन आप 5 से बियॉन्ड कुछ नहीं पुट कर सकते और -5 से बियॉन्ड भी कुछ नहीं पुट कर सकते। आप पुट करके देखिए, अगर आप 6 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 36,
25 में से 36 अगर हम माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा रूट के अंदर। यही मैंने आपको बताया है कि डोमेन का मतलब क्या है, जिसके लिए y डिफाइंड हो। और y कब कब डिफाइंड नहीं होता, जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए या रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, राइट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो जो इसकी डोमेन है, जो x की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, वो ऐसी होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर जो होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए 25 के। तो इसका मतलब -5 से 5 के बीच में आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो जो इसका डोमेन हुआ दैट इज नथिंग बट -5 to 5, और हमने लगाया क्लोज इंटरवल। क्या मतलब होता है इसका, जो x की वैल्यू है वो -5 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और इसके इन बिटवीन भी हो सकती है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, f और g हमारे पास दो फंक्शंस है, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है। fx फंक्शन आपके पास ये है और gx फंक्शन ये है। आपको g ऑफ f निकालना है, जिसको मैं जनरली गॉफ बोल देती हूँ, राइट। तो चलिए, कंपोजिट फंक्शंस इनको बोलते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट करना। तो चलिए आंसर नंबर 3 देखते हैं। सबसे पहले बताइए, देखिए fx फंक्शन क्या है हमारे पास, इट्स 2x + 1, और जो gx फंक्शन है वो हमारे पास है x² - 2, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, g ऑफ f, और इसमें x ऑब्वियसली होता है। तो आपको ये फंक्शन निकालना है डियर, राइट। इट्स अ कंपोजिट फंक्शन। कैसे लिखते हैं इसको, ये o हटाकर हम लगा देते हैं ब्रैकेट। अब आपके पास fx फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ये तो fx की जगह ये रिप्लेस कर दो, ये आ गया आपके पास 2x + 1। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए अगर gx आपके पास x² - 2 है, x की जगह लेफ्ट साइड पे ये है तो राइट साइड पे भी x है। अब यहाँ x की जगह किसने ले लिया, 2x + 1 ने, राइट। तो यहाँ पर भी x की जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2x + 1। तो ये आ गया आपके पास 2x + 1 का होल स्क्वायर -2। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, a + b के होल स्क्वायर का, दैट इज a² + b² + 2ab - 2। तो फाइनली आपके पास आ गया दिस वन, g ऑफ f, राइट। आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखा है, फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइंड है, आपके पास ये फंक्शन दे रखा है और आपको f इनवर्स निकालना है। यानी आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये 1 1 on 2 है या नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए 1 1 on 2 होना जरूरी है। तो हमारे पास ये फंक्शन है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका इनवर्स निकाल के दिखाना है, चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में लिख कर दिया है कि ऑलरेडी डिफाइंड है। तो उसका मतलब यही होता है कि ये 1 1 और on 2 है। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है fx = 2x - 3, और हमें निकालना है f इनवर्स। अब सिंपल शब्दों में, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा की इस्तेमाल नहीं करते। इनवर्स का मतलब होता है डिपेंडेंसी बदल देना, यानी अभी जो है y डिपेंड कर रहा है x पर, है ना, y डिपेंड कर रहा है x पर। आप x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू निकलेगी। हमें चाहिए x डिपेंड करे y पर। तो बहुत सिंपल सी बात है, x एक तरफ ले लो, बाकी सब कुछ एक तरफ, सिंपल सी बात है, यही इनवर्स होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, 2x को यहीं रखेंगे, ये हो गया y + 3 = 2x। नाउ ये 2 इसके डिवाइड में चला गया, y + 3 / 2। ये जो निकल कर आया ना फंक्शन, ये इसका इनवर्स है, उल्टा। देखिए अगर आप ऐसे जा रहे हैं a to b, इनवर्स का मतलब क्या होगा, b to a आ जाइए। तो यहां पर भी यही है कि अगर y डिपेंड कर रहा था x पर, तो इनवर्स यानी उल्टा क्या होगा, x डिपेंड करे y पर। तो ये जो फंक्शन हमारे सामने आया है, इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम लिख सकते हैं f of y, राइट, या हम इसको f of x तो नहीं लिख सकते ना, f of x तो यही है, या हम इसको लिख सकते हैं ये x का इनवर्स है। और जब आप यहाँ x लिखोगे फंक्शन में, तो इसका मतलब होता है फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है, तो y को रिप्लेस कर देना x से। तो ये दोनों डिनोशन होते हैं इसके, लेकिन आप ये वाला ही मेन करेंगे क्योंकि आपसे यही पूछा गया है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हमारे पास। चलिए बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, ABCD आपके पास एक सेट दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, इसका इनवर्स निकालना है। बहुत सिंपल है डियर, आप पहले ये चेक कर लो कि ये फंक्शन ठीक है या नहीं। वैसे तो डिफाइंड ही होगा, क्या चेक करना पड़ता है उसके लिए, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है या D है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनवर्स कैसे निकालना होता है, अभी x, y है, y, x कर दो, यानी रिवर्स कर दो, जो x कोऑर्डिनेट है उसे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट। इट्स वेरी सिंपल। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन था a, b, b, d, c, a एंड d, c। तो f इनवर्स क्या होगा डियर, बहुत सिंपल है,
आप x कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ इंटरचेंज कर दो। यही करा ना हमने, जहां पर y डिपेंड कर रहा था x को, x की जगह y को ले आए, y की जगह x को। सेम यहां पर कोऑर्डिनेट उल्टे कर दो, b, a, d, b, a, c एंड c, d, राइट? दिस इज व्हाट योर f इनवर्स। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। आपको फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर, डिफाइंड है, ठीक है, यानी आपको 1 1 ऑन 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास fx फंक्शन है, आपको f ऑफ fx निकालना है। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकते हैं डियर, तो आप इसको दोनों पर्सपेक्टिव से समझ के चलिए, शॉर्ट क्वेश्चन या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप, दोनों ही आपके एक ही साथ कन्वर्ट इसके अंदर जो है वो हमारे साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो आपके पास ये फंक्शन गिवन है, f ऑफ fx निकालना है। दिस इज नथिंग बट डियर f ऑफ f, राइट? जैसे हम g ऑफ f निकाला था, ऐसे ही f ऑफ f निकालना है इसके अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, फंक्शन f को। तो हमारे पास जो fx फंक्शन है दैट इज x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और हमें क्या फाइंड आउट करने को कहा है, f ऑफ fx, जिसका कुछ और मतलब नहीं होता f ऑफ f, यानी f ऑफ भी आप कह सकते हैं इसको, राइट? तो ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए हमने पहले भी अभी आपको करके दिखाया, f ऑफ fx। अब देखिए fx की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, ऑब्वियसली जो उसका इक्वल है, तो fx इसके इक्वल है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, ये हो गया f ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब ध्यान से देखिए, फंक्शन के आगे यहाँ x है और यहाँ फंक्शन के आगे ये चीज चल रही है ना? तो इसका मतलब x की जगह किसने ले ली, इसने। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पर x की जगह इस पूरे पॉलिनोमियल ने ले ली, तो आपको राइट साइड पे भी x की जगह इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह पर डाल दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, पूरे x की जगह पर, थ्राइज ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 3। क्लियर है मेरी बात, कोई दिक्कत इसमें? देखिए f ऑफ fx था, सबसे पहले तो fx को हमने हटा दिया, उसकी जगह क्या आ गया आपके पास, ये फंक्शन आ गया। फिर fx, राइट? यहाँ पर x की जगह पर अब ये है, तो यहाँ पर भी आप राइट साइड पे जहां जहां x दिख रहा है उसकी जगह आप इसको रिप्लेस कर देंगे। अब क्या करना है डियर, आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी। क्या होती है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, ये देखिए, ये रही आपके पास आइडेंटिटी, अगर आपको नहीं याद है तो, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, राइट? दिस इज योर आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए फटाफट से लिख देखते हैं यहाँ पर। तो a स्क्वायर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर ये हो जाएगा 4, प्लस 2ab, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x क्यूब, प्लस 2bc, तो ये हो जाएगा 3 2 6 और 12, ये हो गया माइनस 12x, प्लस 2ca, ये हो गया हमारे पास 4x स्क्वायर। नाउ इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 3। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और सिंप्लीफाई करके जो एक्सप्रेशन है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक तो आपके पास x की पावर 4 बच रहा है, क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब में भी कोई और नहीं है, तो यही आपके पास आ जाएगा, राइट? यहाँ पर बस इतना ध्यान रखिए, सॉरी एक गलती हुई हमसे, यहाँ पर जब हम इसका जब हम यहाँ पे 2ab करेंगे तो ये नेगेटिव में आएगा, राइट? क्योंकि ये नेगेटिव है ना, एक टर्म आपके पास नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा माइनस 6x क्यूब। अब हम x स्क्वायर की बात करें तो 9x स्क्वायर, और ये आपके पास बचेगा 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गए, एक x स्क्वायर बचेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 10x स्क्वायर। ना माइनस 12x प्लस 9x कितना बचेगा हमारे पास, माइनस 3x। क्लियर? और ये हमारे पास क्या बचा, माइनस 6 प्लस 3, सॉरी ये ऊपर से आपके पास 2 चला आ रहा है, ये 2 है आपके पास, राइट? तो माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4, और ये प्लस 4 से क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा। क्लियर? चलिए फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है हमारे पास। इसमें दे रखा है जी आपके पास ये फंक्शन है, ठीक है? आपको पूछ रहा है, पहले तो पूछ रहा है इस जी इज अ फंक्शन, तो क्या चीज चेक करनी होती है कि ये फंक्शन है या नहीं, सिर्फ आप डोमेन चेक कर लो, डोमेन तो रिपीट नहीं हो रही ना, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रही, तो आपका जवाब होगा हाँ ये फंक्शन है। इफ जी इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहला जवाब तो हमें ये देना है कि यस जी जो है वो फंक्शन है, जी इज फंक्शन। ये जरूर देखा करो डियर कि आपके पास एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
फिर उसने आपको बोला कि g जो है वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, gx दैट इज अल्फा x प्लस बीटा, और आपसे कहा जाता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालो। साथ के साथ g के आपको कुछ वैल्यूज भी दे रखी थी कि g की वैल्यूज क्या थी, 1 1 2 2 3 5 और 4 7, राइट। ये क्या वैल्यूज हैं डियर, ये आपने g फंक्शन में ही तो पुट करी होंगी, यानी आपने g में x पुट करा होगा और g निकल कर आया होगा, ये यही मतलब होता है ना इसका। तो अगर हमें अब ये दे रखा है, वैल्यूज दे रखी है और हमें फंक्शन निकालना है तो बड़े आराम से निकाल देंगे। तो ये जो 1,1 है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी अगर हमने x की वैल्यू 1 रखी होगी तो gx की वैल्यू कितनी आई होगी, 1। तो gx की जगह 1 और x की जगह 1, तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। नाउ जो सेकेंड पॉइंट है 2,3 वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी हमने x की वैल्यू 2 पुट करी होगी और gx की वैल्यू कितनी आई होगी, 3। gx मीन्स क्या हो गया, y एक तरीके से, तो ये आ गया 3 और यहां पर हमने रख दिया 2। नाउ 2 अल्फा प्लस बीटा। अब इसे हमें क्या करना है डियर, सिंप्लीफाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने के लिए। तो मुझे तो सबसे अच्छा एलिमिनेशन मेथड लगता है, मैं यहीं पर इनके साइन चेंज कर देती हूँ। आप देखिए बीटा से बीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, -2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस अल्फा -3 प्लस दैट इज -2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई डियर हमारे पास, 2। अगर हम अल्फा की वैल्यू यहाँ 2 रखें तो बीटा की वैल्यू कितनी निकल रही है, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, बीटा की वैल्यू आ रही है आपके पास -1, राइट। चलिए डियर अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। आर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फंक्शन। सबसे पहले तो हमें पहचानना है कि ये फंक्शन है भी या नहीं है, एंड देन एग्जामिन वेदर इट इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है डियर, 1 1, और सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू, राइट। 1 1 मतलब होता है एक डोमेन का एक ही यूनिक इमेज होना चाहिए। तो हमारे पास पहला रिलेशन है, ऐसे पेयर है जिसमें x कोई भी पर्सन है और y जो है वो x की मदर है। तो एरो डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वही मुझे बेस्ट चीज लगती है। तो देखिए सबसे पहले आप एक बात बताइए, P1 की मदर आपके पास M1 हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि P2 की मदर भी M1 ही हो, राइट। P3 की मदर M3 हो, P4 की मदर भी M3 हो सकती है, यानी हो सकता है ना कि ये दोनों जो चिल्ड्रन है वो M3 के ही हो। तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये मेनी वन फंक्शन नहीं है, यानी ये आपके पास सॉरी दिस इज अ मेनी वन फंक्शन, दिस इज नॉट 1 1। अगर ये 1 1 नहीं है क्योंकि दो डिफरेंट डोमेन के लिए आपके पास सिंगल इमेज हो रही है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये इंजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, इंजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये फंक्शन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी होता है डियर, कि ये चीज रिपीट नहीं करनी चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि P1 जो है वो M1 का भी बेटा हो और P1 जो है वो M2 का भी बेटा हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जब तक ऐसा नहीं हो सकता कि P1 M1 और P1 M2 रिलेट करें, तो ये तो हमें पेयर मिलेगा ही नहीं। बिकॉज इसका मतलब ये हुआ कि P1 जो है, जो बेटी या बेटा कुछ भी समझ सकते हो, M1 की भी बेटी है और P1 जो है वो M2 की भी बेटी है। तो ऐसे तो हो नहीं सकता, 2 मदर्स हैं, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो क्योंकि आपकी डोमेन रिपीट नहीं होगी तो ये फंक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये इंजेक्टिव नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है, फंक्शन होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इंजेक्टिव नहीं है। बात आती है सर्जेक्टिव की, तो डेफिनेटली सर्जेक्टिव का मतलब होता है क्या आपके पास जो ये कोडोमेन अवेलेबल है सारी यूटिलाइज हो जाएगी, बिल्कुल। यहाँ पे जितनी भी मदर्स हैं किसी ना किसी का चाइल्ड यहाँ पर है ही है, रिलेट करेगा यहाँ पर, तो जो सारी की सारी आपके पास कोडोमेन है वो यूज हो जाएगी। इसका मतलब ये आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपके 3 सवाल थे, तीनों सवाल क्लियर हो गए। दूसरा पार्ट भी देखते हैं। दूसरे पार्ट में उसने कहा कि हमें ऐसे पेयर लेने हैं जिसमें ए तो पर्सन्स हो और बी जो होना चाहिए वो एंसेस्टर होना चाहिए ए का। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, क्या ये फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए ऐसा हो सकता है ना कि P1 जो है वो ए का एंसेस्टर हो, बिल्कुल। P2 भी ए का एंसेस्टर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारे पास डोमेन रिपीट हो गई, P1 भी A1 से रिलेट कर रहा है और P2 भी A1 से रिलेट कर सकता है। तो अगर हमें ये देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन, राइट। अब बात आती है 1 1 की, तो ये आपके पास 1 1 भी जरूरी नहीं है, हमने खुद दिखा दिया ये मेनी वन है, राइट। तो आपके पास ये फंक्शन नहीं है, डिफाइन ही नहीं है आपके पास, और 1 1 भी नहीं है।
देखिए डियर, जब आपके पास ये फंक्शन ही नहीं है तो 1 1 ऑन टू डिफाइन करने की तो बात ही नहीं आती। तो सिंपल सी बात है, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहां पर ऐसा हो सकता है कि P1 एंसेस्टर हो A1 का, P2 एंसेस्टर हो इवन ये भी हो सकता है P3 भी एंसेस्टर हो इसका। तो यहां पर आपके पास P1 जो है वो A1 के साथ जुड़ गया, P2 A1 के साथ जुड़ गया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास देखिए P1 एंसेस्टर है A का, ये तो 1 1 के लिए बात हो गई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है P1 एंसेस्टर हो A2 का, राइट। P इज अ पर्सन, B इज एंसेस्टर ऑफ A। आपके पास ये जो पर्सन्स हैं ये एंसेस्टर्स हैं, ये एंसेस्टर्स हैं। तो आपके पास P1 जो है वो A1 का एंसेस्टर हो सकता है, राइट। और आपके पास जो A1 है वो P1 का एंसेस्टर हो सकता है, A2 भी हो सकता है। दोबारा से एक बार इसको बनाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिए यहाँ पर आपके पास पर्सन्स हैं, यहाँ पर एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। B इज एंसेस्टर्स ऑफ A1, तो ये पर्सन्स हैं आपके पास, राइट। और ये मान लीजिए एंसेस्टर्स के लिए हमने ये ले लिया, राइट। तो ऐसा हो सकता है डियर कि जो A1 है वो P1 का एंसेस्टर हो, A2 भी P1 का एंसेस्टर हो, A3 भी P1 का एंसेस्टर हो। तो यहां पर क्या आ गया, P1 A1, P1 A2 एंड P1 A3। तो जब आपको डोमेन रिपीट होती हुई नजर आ जाए तो क्लियर होता है कि वो फंक्शन नहीं है, और अगर फंक्शन नहीं है तो बाकी चीजें चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द मैपिंग f एंड g आर गिवन दिस, आपको फंक्शन f गिवन है, फंक्शन g गिवन है, आपको कहता है f ऑफ g निकालो, राइट। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं क्या जो f का को डोमेन है यानी रेंज है, क्या वो इसका डोमेन है। बिल्कुल है, देखिए 251 251। तो इसको आप एरो डायग्राम से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, बहुत आसान हो जाता है अगर आप एरो डायग्राम बना लेते हैं। तो हम इस 9th क्वेश्चन में बनाने वाले हैं एरो डायग्राम। यहाँ लिख देते हैं f फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं g फंक्शन। जो इसका डोमेन है डियर, है ना, वो जो इसका डोमेन है उसके बाद हमारे पास जो रेंज आ रही है वो g फंक्शन की क्या है, डोमेन। अगर आप देखेंगे तो राइट, आप देखिए f फंक्शन में आपने क्या पुट करा, 134, यानी ये मैंने लिख दिया डोमेन में 134, और जो उसकी रेंजेस है वो क्या है, 251 251। अब g फंक्शन आ जाइए, उसकी डोमेन है 251, यही है डोमेन, और रेंज क्या है 313। तो 31 ही लिख देते हैं, 3 लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए आपके पास फंक्शन f में लिखा है, f 1 रखने पर 2 आ रहा था, यानी 1 रिलेट कर रहा था 2 के साथ, 3 रिलेट कर रहा था आपका 5, 4 रिलेट कर रहा था 1 के साथ, राइट। 1 2 3 5 4 1। अब देखिए यही चीज g पर आ जाइए, 2 रखने पर 3, 2 रखने पर 3, 5 रखने पर 1 और 1 रखने पर 3 आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, f ऑफ g। तो बहुत आसान हो जाएगा, देखिए f ऑफ g निकालना है। ये देखिए g में आपने सबसे पहले ये देखिए f ऑफ g है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ gx। तो क्या पुट करना है आपने, g की वैल्यू कितनी है सबसे पहले, 2। देखिए g की वैल्यू सबसे पहले देखिए x क्या पुट कर सकते हो आप g में, ये है ना, और आंसर क्या आएगा ये। तो आपने सबसे पहले 2 पुट करा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर g ऑफ 2। तो g ऑफ 2 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, तो ये आ जाएगा f ऑफ 3। नाउ f ऑफ 3 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से। इसका मतलब आपने पुट क्या किया, 2, और आपका फाइनल आंसर क्या आया, 5। तो अगर मैं आपको f ऑफ g फंक्शन को डिफाइन करना शुरू करूं तो आपने 2 पुट करा और 5 आया, राइट, पहला पेयर। सेकंड में क्या होगा, हम क्या पुट करेंगे, g की वैल्यू ना यहां से देखिए 5 पुट करेंगे हम लोग, g की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये g ऑफ 5 आ गया 1। नाउ f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसका मतलब आपने 5 पुट करा तो आंसर कितना आ रहा है, 2। 5 पर कितना आ रहा है आपके पास आंसर, 2, राइट। लास्ट आप 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 3 आएगा। यहां से 3 किससे रिलेट कर रहा है, 5 से, यानी 1 पुट करने पर कितना आ रहा है आपके पास, देखिए 1 पुट करने पर 3 और 3 पुट करने पर कितना आ रहा है आपके पास, 5। तो इसका मतलब लास्ट में आपके पास 1,5 आ गया। तो आप डायरेक्टली भी यहां से देख सकते थे, बस याद रखिए अगर f ऑफ g है तो g के x से स्टार्ट करो। 2 रखा 3 आया, अब वहां देखो 3 पर क्या आ रहा है, 5। तो 2 रखने पर जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5। इस तरीके से आप f ऑफ g को निकाल सकते हैं। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, C बी द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, एंड जो मैपिंग है वो C टू R गिवन बाय फंक्शन, आपको मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, आपको कह रहा है ये नाइदर 1 1 है नॉर ऑन 2, ठीक है। चलिए पुट करते हैं, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है डियर, हमारे पास फंक्शन गिवन है f ऑफ z इक्वल टू मॉडुलस z।
आप देखिए खुद अगर आप पुट करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये हम एरो डायग्राम बना लेते हैं बेशक यहाँ पर। अगर हम यहाँ पर z की जगह पर 1 पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर हम -1 पुट करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1, राइट। क्योंकि मॉडुलस की एक खासियत है कि वो आपकी नेगेटिव चीजों को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। तो 1 रखा 1, -1 अगर हमने रखा तो -1 का आंसर भी कितना आ गया आपके पास 1। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि आपके पास 1 1 फंक्शन नहीं है, बिकॉज साफ साफ दिख रहा है ये मेनी 1 है। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, यानी इंजेक्टिव नहीं है। बात आती है ऑन टू, भी हमें प्रूफ करना है कि ऑन टू नहीं है। हमें इसका कोडोमेन गिवन था डियर, हमारे पास फंक्शन डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर से रियल नंबर, यानी जो इसका कोडोमेन था वो रियल नंबर था। लेकिन आप खुद बताइए इसका जो आंसर आएगा, यानी जो हमारे आंसर्स आएंगे, अगर आप 2 रखते हैं तो 2 आ जाएगा, -2 रखते हैं तो भी 2 आएगा। यानी आपके पास जो आंसर्स आएंगे वो तो सिर्फ पॉजिटिव ही आएंगे ना, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव चीज को पॉजिटिव कर देता है। यानी जो इसकी रेंज है वो आप क्या कह सकते हो, रियल पॉजिटिव नंबर्स हैं। यानी जो कोडोमेन थी वो पूरी यूटिलाइज नहीं होगी। इसमें -1 भी था, -2 भी था, वो कभी भी FZ का आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन जो है वो ऑन टू भी नहीं है, राइट। चलिए डियर, आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लेट द फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर, फंक्शन है हमारे पास cos x, फॉर एवरी x की वैल्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा उसने कहा है। शो दैट f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ यही होता है डियर कि वो 1 1 नहीं होते हैं। चलिए देखिए, आपके पास यहाँ पर अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। हमें फंक्शन दे रखा है cos x, हमें प्रूव करना है कि ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है तो इसका मतलब मैनी 1 होगा। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 90 रखते हैं, राइट। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है डियर, cos 90 की वैल्यू होती है आपके पास 0। अगर हम यहाँ फंक्शन में पुट कर दें -1/2 -π/2 यानी -90 डिग्री, हमें पता है कि cos नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये फिर से cos 90 ही बन गया। cos 90 की वैल्यू भी कितनी आ गई 0। यानी आप ये देखिए कि आपके पास इवन अगर हम यहाँ पर 3π/2 पुट करें यानी 270 डिग्री, तो 270 डिग्री की वैल्यू भी आपके पास 0 डिग्री ही आएगी डियर। तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास कि यहाँ पर हमने π/2 पुट करा तब भी आंसर 0 आ गया, -π/2 पुट करा तब भी आंसर 0 आ गया, 3π/2 पुट करा तब भी 0 आ गया, 5π/2 पुट करेंगे तब भी आंसर 0 आ गया। तो हमें बहुत क्लियर दिख रहा है ये मैनी 1 फंक्शन है। तो ये 1 1 तो नहीं है किसी भी कीमत पर, 1 1 तो ये नहीं है। बात आती है डियर ऑन टू की। तो आपने पढ़ रखा है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है इसका जो आंसर है वो -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन जो हमें यहाँ पर कोडोमेन डिफाइन है वो क्या डिफाइन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। यानी यहाँ पर जो आपको y सेट दे रखा है वो रियल नंबर का है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत सारे नंबर्स हैं। बट जो हमें पता है कि cos का आंसर आएगा, जो इसका फाइनल आंसर आएगा यानी fx का जो आंसर आएगा वो -1 से 1 के बीच में आएगा। इसका मतलब क्या पूरा ये कोडोमेन यूटिलाइज होगा, नहीं। -1 अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, ये -1 है, ये 1 है, इससे इधर के साइड और इधर के साइड कोई भी नंबर यूटिलाइज नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि पूरी डोमेन यूटिलाइज नहीं हो रही है, यानी जो रेंज है यहाँ पर रेंज बहुत छोटी सी है। और जबकि हम बात करें कोडोमेन की, तो कोडोमेन हमारे पास क्या है, रियल नंबर, जबकि रेंज क्या है हमारे पास -1 से 1। तो इसीलिए ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है, क्योंकि इसमें पूरा कोडोमेन यूटिलाइज नहीं हो रहा, राइट। चलिए डियर फटाफट से 12th क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दे रखा है x सेट ये है, y सेट ये है। फाइंड वेदर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ x क्रॉस y। देखिए जितने भी रिलेशंस होते हैं, ये हमने पढ़ा है कि x क्रॉस y क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले इसका आपने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या एलिमेंट रहे होंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, राइट। अब ये इसके जो ये फंक्शंस हैं, ये फंक्शन है भी या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है ना। और एक और चीज चेक करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बियॉन्ड कोई एलिमेंट ना आ जाए, राइट। तो सबसे पहले देखिए ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि 1 4 1 5, क्योंकि यहाँ पर जो डोमेन है वो रिपीट हो गई, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो इस पर हम क्रॉस लगा देते हैं, ये फंक्शन नहीं है, राइट। फिर आ जाते हैं 1 4 2 4 3 4। यहाँ पर इतना तो कंफर्म है कि डोमेन रिपीट नहीं हो रही, बट एक बार जरूर चेक कर लो कि वाकई में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में से है। 1 4 2 4 3 4 बिल्कुल सही, तो ये आपके पास फंक्शन है। एथ फंक्शन पर आ जाते हैं 1 4 2 5 3 5, एटलीस्ट डोमेन रिपीट नहीं हो रही। अब देखिए 1 4 ओके,
2 5 भी रहा होगा और 3 5 भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट रहा होगा। तो एक चीज आपने, दो चीजें चेक करनी है, एक तो ये जरूर चेक करो कि आपके पास डोमेन रिपीट ना हो रही हो, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज चेक करनी है, जो एलिमेंट आपके सामने है कहीं कार्टेशियन प्रोडक्ट से बियॉन्ड तो नहीं दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसमें आपको दे देता 3,6, तो ये फंक्शन नहीं होता डियर, क्योंकि यहां पर आप देखिए कहीं पर भी 3,6 कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही नहीं आया, तो यहां पे कैसे आ गया, है ना। तो ये आपके पास फंक्शन नहीं होता, बिकॉज फंक्शंस जो हैं वो रिलेशंस होते हैं, और रिलेशन कहां से निकाले जाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो ये डेफिनेटली डिफाइन नहीं होता। तो फिलहाल ये भी ओके है। इसकी बात करें, इसमें भी डोमेन रिपीट नहीं हो रही। 1,4 2,5 ये भी बिल्कुल ओके है। लेकिन देखिए अगर मैं आपको दे देती 2,7 तो फिर ये फंक्शन नहीं होता, बिकॉज 2,7 यहां पर जो सेकंड चीज होनी चाहिए, जो रेंज है वो इसमें से ही होनी चाहिए। ये चीज जरूर वेरीफाई करनी है। और जो डोमेन है वो 1 2 3 होनी चाहिए। तो 1 2 3 डोमेन तो ठीक थी, लेकिन डोमेन रिपीट हो रही थी, इसलिए फंक्शन नहीं था। 1 2 3 डोमेन भी ठीक थी, रेंज भी ठीक है, यहां से है, ठीक है, तो पर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये फंक्शन था। यहां पर भी देखो डोमेन क्या है, 1 2 3, ठीक है एकदम। 4 5 इसी में से लिया है, ठीक है, और आपके पास यहाँ रिपीट नहीं हो रहा। सेम यहाँ पर डोमेन जो है वो इसमें से लिया है, और जो रेंज है वो इसमें से लिया है, परफेक्ट, और आपके पास रिपीट नहीं हो रहा। तो ये फंक्शन भी आपके पास डिफाइंड है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ फंक्शन f इज a to b, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन है वो है a to b, और g फंक्शन है डियर हमारे पास b to a, और आपको दे रखा है g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आया था। क्या मतलब है इसका, समझने की कोशिश करते हैं डियर। ये देखिए अगर आपको कह रहा है कि g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आया था, देखिए अगर आप बात करें तो यहाँ पर f का डोमेन पुट करा जाएगा, राइट। तो हमने जो पुट किया होगा वो a सेट में से पुट करा होगा, यानी हमने पुट किया होगा a। अगर हम गॉफ के डोमेन की बात करें तो गॉफ का डोमेन क्या होता है, a। अब आंसर जो है वो क्या होता है, इसका आना है। तो आपके पास जो गॉफ आ रहा है वो a पुट करने पर a आ रहा है, राइट। इतना तो पक्का है कि आपके पास ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब ऑन टू हो, राइट। यानी आपके पास जो g की कोडोमेन थी वो सारी की सारी इसमें यूटिलाइज हो गई। इसका मतलब आपके पास g ऑन टू है। अब हमें ये प्रूव करना है कि f इज 1 1 एंड g इज ऑन टू। तो ऑन टू हमने आपको बता दिया कि ऑन टू है, क्योंकि जितनी उसकी कोडोमेन थी वो आपके पास यूटिलाइज हो चुकी है, बिल्कुल रहा नहीं है आपके पास। ऑन टू होगा तभी g ऑफ f आइडेंटिटी ऑफ a आता है, नहीं तो नहीं आता। ज्यादा डिटेल के लिए अगर बात करें, हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करें, उसमें ये डिस्कस करा है कि 1 1 ऑन टू वाले पूरे एग्जाम्पल डिस्कस करें, आप उसमें जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं। अब अगर हम 1 1 की बात करें, एक बार हम मान लेते हैं कि गॉफ आइडेंटिटी ऑफ a आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पास ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि इसका मतलब यही होता है। तो आपके पास g ऑफ x 1, यानी आपके पास ये डिफाइंड है, तो इसका मतलब यही होगा, राइट। 1 1 है आपके पास, गॉफ भी 1 1 है। अगर ये डिफाइंड है तो इसका मतलब गॉफ 1 1 फंक्शन है। तो अगर 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब अगर हमने गॉफ में x1 पुट करा होगा, x2 पुट करा होगा, तो सेम आंसर। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया, fx1, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास fx2, राइट। अब आप ये बताइए कि आपको ये दे रखा है कि f फंक्शन, हम ये मान के चल लेते हैं, चलिए हम ये मान के चल लेते हैं कि f अगर 1 1 और g आपके पास ऑन टू है तो गॉफ डिफाइंड है। तो आपके पास ये डेफिनेशन हमने उल्टी कर दी, क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हम यहाँ पे क्या लग रहे हैं, f 1 1 है और g ऑन टू है, हम गॉफ को डिफाइन कर रहे हैं। तो अगर आपके पास गॉफ की डेफिनेशन है तो हमने एक x1 पुट करा, x2 पुट करा। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि f फंक्शन 1 1 है, तो अगर ये 1 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा x1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x2। और अगर g आपके पास ऑन टू है तो इसका मतलब जो आपने वैल्यू पुट करी होगी वही आपके पास आंसर आया होगा। इसका मतलब आपके पास x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए डियर, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा सा है। आपको कह रहा है ये फंक्शन है और इसकी आपको रेंज निकालनी है, ठीक है जी। चलिए फटाफट से इसकी रेंज देखते हैं। 13 क्वेश्चन है आपके पास, 14th क्वेश्चन है आपके पास, और ये है 1/2 माइनस cos x, राइट। अब हमें क्या देखना है, इसकी रेंज देखनी है। तो आप बताइए, देखिए cos x की रेंज क्या होती है। हमें पता है कि cos x की रेंज -1 से 1 के बीच में लाई करती है, हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिगो में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी, इसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब हमें इस जैसा फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो माइनस cos x, माइनस से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन रिवर्स हो जाते हैं डियर, तो ये आपके पास साइन रिवर्स हो गए, राइट। अब हमने 2 थ्रू आउट ऐड कर दिया, 2 थ्रू आउट यानी तीनों तरफ ऐड कर दिया, ये बन गया 3, ये बन गया 2 माइनस cos x, और यहाँ पर 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 1।
अब हमें क्या चाहिए, रेसिप्रोकल इसका। जैसे ही हम रेसिप्रोकल करेंगे तब भी साइन बदल जाएंगे। देखिए नॉर्मल सी बात है, x बड़ा है 5 से और छोटा है 8 से, लेकिन अगर यही मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो बात बदल जाएगी, हो जाएगा 1/5 ये 1/8, तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा अगर हम इस तरीके से करें। तो यहाँ पर भी यही चीज होती है, जैसे ही आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास साइन बदल जाएंगे। तो टेकिंग रेसिप्रोकल, ये आ गया 1/3, ये हो गया आपके पास 1/2 माइनस cos x, और ये हो गया आपके पास 1। तो इसका मतलब ये वाली चीज क्या है आपके पास, y, fx और y एक ही बात होती है, और y को ही तो हम रेंज कहते हैं, यानी जो इसकी रेंज है वो 1/3 से 1 के बीच में है। आई होप डियर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जैसा कि आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम एग्जाम्पलर की वीडियोस लेकर आइए, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। हम चाहते हैं कि जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, जो भी इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं, वो हमें पहले से बताइए, ताकि हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में आपको जो कन्वीनियंट हो उसी हिसाब से लेकर आए। व्हाइट बोर्ड कन्वीनियंट है, पेन पेपर कन्वीनियंट है, रिटर्न मटेरियल कन्वीनियंट है। प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट देकर हमें बताएं कि क्या चीज आप लोगों के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। हम उसी तरीके से अपना कंटेंट जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।